जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी। भारत में समाजशास्त्र विषय से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीए, नेट या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट विचारक है उनका आज हम वर्णन करेंगे। सामाजिक विचारक के आधार पर ही समाजशास्त्र विषय का गठन किया गया है। भारत में समस्त एग्जाम जो समाजशास्त्र विषय से संबंधित है उनमें सामाजिक विचारक जो हैं अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, मध्यम या छोटा लेवल का भी एग्ज़ाम हो, समाजशास्त्र विषय से संबंधित जो विचारक इम्पोर्टेंट है उनका हम आज वर्णन करेंगे। सामाजिक विचारकों में जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें लुई अल्थुजर साहब जो हैं सो अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद उनका जो है सो डेनियल बेल साहब जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। पीटर बर्गर साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद निर्मल कुमार बोस जो हैं प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रिय बर्दू साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। रॉल्फ डेफ साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जैक्स दरिदा साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। एस.सी. दुबे साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। लुई डुमोंट साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इमाइल दुर्खिम साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। फ्रेडरिक इंगल्स साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। माइकल फौकल्ट साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। सिगमंड फ्राइड साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। हेरोल्ड गारफिंगल साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। एंथोनी गिडिंस साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद जो है जुर्गन हेबरमास साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। डेविड हार्डिमैन साहब जो है सो अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जॉर्ज हिगल साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद मार्टिन हेडेगर साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। मैक्स हॉर्खहाइमर साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद हर्शल एडमंड साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जैक्स लेकन साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। क्लॉड लेवी स्टोर साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद लुकास जोशी साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। लोएटार्ड जीन फ्रांसिस साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद B.A. मेलोस्की साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। कार्ल मार्क्स साहब जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स साहब ये अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। मार्शल मौस साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। रॉबर्ट के मर्टन साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। D.P. मुखर्जी साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद R.K. मुखर्जी साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। नेडल S.F. साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। टॉलकट पार्सन साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। प्लेटो साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद ससुरो फर्नांडिस साहब जो हैं वो भी प्रमुख स्थान रखते हैं। जॉर्ज सीमेल साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर साहब प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद बेबलन थॉर्स्टेन साहब प्रमुख स्थान रखते हैं।
उसके बाद इमैनुअल वेलेस्टिन साहब प्रमुख स्थान रखते हैं और मैक्स वेबर साहब प्रमुख स्थान रखते हैं और विटिंगसन लूडिंग साहब जो हैं सब प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इतना जो अभी हम जो समाजशास्त्री का वर्णन किए, सामाजिक विचारक का जो वर्णन किए हैं, मैं सामाजिक विचारक के नाम का जो वर्णन किए हैं, ये जितने विचारक हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत अपना बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हीं विचारकों का जो है सो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन विचारकों की कृति, इनकी पुस्तकें, इनकी जीवन कहाँ ये पैदा हुए, कहाँ इनका कर्म कृति था, इन सब विषयों का वर्णन अलग अलग क्लास में करेंगे। अभी तो हम जितना इम्पोर्टेंट सामाजिक विचारक हैं जो उनका हम उल्लेख किए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं A to Z एग्ज़ाम, हाई लेवल का एग्ज़ाम हो या मिडिल का या लो लेवल का, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विचारक से 50% से ऊपर मार्क्स विचारक से ही आते हैं। सामाजिक विचारक से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 50% से अधिक मार्क्स जो है सामाजिक विचारक से आते हैं। तो सामाजिक विचारकों का सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का गहन अध्ययन करना विभिन्न प्रतियोगी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे यूपीएससी का, बीपीएससी का, एनटीए नेट का या अदर कोई भी सोशियोलॉजी से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामाजिक विचारकों का अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। जब तक सामाजिक विचारकों का गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में समाजशास्त्र में वो अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारकों का ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। जब तक सामाजिक विचारकों से संबंधित प्रश्नों को या सामाजिक विचारकों का गहन अध्ययन वो जितना करेंगे उतना उनके लिए उपयोगी, लाभप्रद होगा। तो आज का मेरा जो इस क्लास में जो है सो कहने का अर्थ यही है, जो समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारकों को बराबर अभ्यास करना हर एक बच्चा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि जितना अभ्यास होगा उसी आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं को वो सफल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहावत है, जब कोई भी अभ्यास करते करते उस पर रगड़ आ जाता है। जैसे अभियो भारतवर्ष के अंतर्गत कुआं जो होता है, कुआं का पर जो पानी निकाला जाता है तो उस रस्सी पर जो निकाले जाते हैं, उस रस्सी से होते होते कुआं में भी जो है सो रस्सी का आकार बन जाता है। क्योंकि उस आकार का कारण ये है, जो उस आकार में बराबर उससे पानी निकाला जाता है, जो कुआं में भी रस्सी का आकार बन जाता है। जो वहाँ का जो है सो कुआं का जो देखने में आता है, जो नहीं इतने जगह से पानी निकाला जाता है। जो कुआं जो है उसमें सीमेंट का, बालू का या बहुत मजबूती से बनाया जाता है, लेकिन बराबर अभ्यास करने से, जैसे रस्सी से पानी बराबर निकालने से
वहाँ भी कुआं का आकार जो है माने रस्सी का आकार बन जाता है। तो इसी प्रकार अभ्यास जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए। जब तक अभ्यास ही नहीं होगा तब तक उस सब्जेक्ट पर कमांड नहीं हो सकता। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक अभ्यास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम को क्रैक करना बच्चों के लिए उतना आसान नहीं है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, जो कोई भी एग्ज़ाम भारतवर्ष के अंतर्गत हो, उनमें पुस्तकों पर कमांड या उनका अभ्यास, उस पुस्तकों का सिलेबस को कमांड अभ्यास में रखना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। इसी संदर्भ में आज हम जो समाजशास्त्री का वर्णन करेंगे, उनमें कार्ल मार्क्स साहब के विषय में वर्णन करेंगे। कार्ल मार्क्स साहब का विषय पर जो आज मेरा क्लास है, जो कार्ल मार्क्स की जीवन, उनकी कृति, उनकी पुस्तकों का हम उल्लेख करेंगे। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं, उनका जन्म 1818 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1883 में हुआ। माने उनका जीवन अवधि जो रहा सो 1818 से 1883 रहा। यानी 65 ईयर्स का उनका जीवन कथा का जो है सो 65 ईयर में कार्ल मार्क्स साहब ने एक अलग पहचान बना ली। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स साहब के नाम को जाना जाता है। कार्ल मार्क्स साहब की कृति को आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरे संसार में कार्ल मार्क्स साहब की कृति को लोग गुणगान करते हैं। समाजशास्त्र विषय नहीं, और सब विषय या और राजनीति में भी कार्ल मार्क्स साहब के कृति को, वहाँ पर भी कार्ल मार्क्स साहब की कृति का जो है सो मतलब वहाँ पर उपयोग किया जाता है। कार्ल मार्क्स साहब एक महान विचारक थे। अब चलिए हम कार्ल मार्क्स साहब की जीवन वृत्ति और जीवन कथा का वर्णन करेंगे। 19वीं सदी के एक स्वतंत्र विचारक और राजनीतिक आंदोलनकारी कार्ल मार्क्स साहब जर्मनी के एक मूर्धन्य सामाजिक सिद्धांतकार थे। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं सो जर्मनी के थे। जर्मनी के कार्ल मार्क्स साहब जो हैं सो उनका जो है सो जर्मनी में जो है सो मतलब जन्म हुआ था। वे क्रांतिकारी साम्यवाद और समाजशास्त्र में विशेषतः ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। हिस्टोरिकल
ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए जाने जाते हैं एमिल दुर्खाइम साहब और मैक्स वेबर सहित मैक्स वेबर सहित मार्क्स साहब की गणना समाज शास्त्रीय चिंतन के विकास में एक अग्रणी चिंतक के रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स साहब स्वयं समाजशास्त्री नहीं थे, किंतु मार्क्स साहब के विचारों में अवश्य समाजशास्त्र निहित है। देखा जाए तो उनके विचार इतने व्यापक हैं कि उन्हें समाजशास्त्र के घेरे में सीमित नहीं किया जा सकता। मार्क्स साहब ने जर्मनी के हीगलवाद, फ्रांस के समाजवाद और ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचारों का समन्वय कर फ्रांस के समाजवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचारों का समन्वय कर जिन अवधारणाओं और सिद्धांतों को जन्म दिया, वही बाद में मार्क्सवाद के नाम से चर्चित एवं प्रसिद्ध हुई। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 60 के दशक तक मार्क्सवादी सिद्धांत का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने यहाँ इनका कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका में सन 60 तक कार्ल मार्क्स साहब का कोई नामो निशान नहीं था। माने मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को ही मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल मार्क्स साहब ने जो सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो सन 60 के दशक तक अमेरिका जो आज सबसे विकसित शहर है, विकसित देश है, उनमें 60 तक मार्क्सवाद की कोई नामो निशान नहीं था। 60 के दशक के वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन, अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकार संबंधी आंदोलन, महिलावादी आंदोलन के पुनः उभार और विश्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थी असंतोष जैसी घटनाओं ने अमेरिका में मार्क्सवादी चिंतन के फलने फूलने के लिए आवश्यक आधार भूमि को तैयार किया है। मैंने 60 के दशक के बाद जो दशक के वियतनाम युद्ध, 60 के दशक में वियतनाम युद्ध हुआ, उसके बाद विरोधी आंदोलन हुआ, अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकार संबंधी आंदोलन हुआ, महिलावादी आंदोलन के पुनः उभार और विश्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थी असंतोष जैसी घटनाओं ने विश्वविद्यालय में भी विभिन्न प्रकार की राजनीति होती है, उसी परिसरों में असंतोष जैसी घटनाओं ने अमेरिका में मार्क्सवादी चिंतन के फलने फूलने के लिए आवश्यक आधार भूमि को तैयार किया है। इम्पोर्टेंट जो है सो ज़मीन को तैयार किया है। भूमि कहिए या ज़मीन कहिए, दोनों बात बराबर हुआ। भूमि को तैयार किया है। मार्क्स साहब धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले चिंतक थे। मार्क्स साहब जो हैं धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले चिंतक थे। उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है। उन्होंने एक स्थान पर धर्म को तो अफीम तक कहा है। माने कार्ल मार्क्स साहब जो थे दो धर्म विरोधी नहीं थे, लेकिन धर्म को जो है सो धर्म के लेकर धर्म के आड़ में उजीना नहीं चाहते थे। उन्होंने धर्म को
अफीम तक कहा है। इनके कहने का अर्थ है कि धर्म ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जो है मानवता है। इसी को लेकर उन्होंने धर्म को अफीम तक कहा है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे की हालत में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें पूंजीपति जो हैं सो धर्म का जो है सहारा लेकर गरीबों को नशे की हालत में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। गरीबों को कहने का अर्थ ये हुआ, जो व्यक्ति किसी को मजदूर क्लास हो या अपर लोअर क्लास हो, उनको विभिन्न प्रकार के डरावना धर्म से हो या किसी प्रकार से हो, उनको डराकर वो अपना गुलाम बनाना चाहता था पूंजीपति लोग। कहने का अर्थ यही है, ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए और बलवा न करे। माने पूंजीपति के खिलाफ जो है, जो बड़ा औद्योगिक कारखाना है या बड़ा पूंजीपति है, उनके प्रति आवाज़ न उठाए और कुछ बोल न सके, वह ज़िंदगी भर गुलामी और मजदूरी करते रहे। यही कार्ल मार्क्स साहब जो है सो धर्म को बहुत लोग धर्म का सहारा लेकर धर्म का जो है सो दुरुपयोग करते हैं। वे मानव स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थक थे। उनके सोच समझ का समस्त आधार मानवीय विवेक और तर्कशीलता रही है। माने उनके सोच समझ का जो है समस्त आधार मानवीय विवेक और तर्कशीलता रही है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कार्ल मार्क्स साहब का जो सोच था तो मानव को लेकर था। कोई भी मानव जो है उनका शोषण नहीं हो, उनका जो है सो उन पर कोई किसी प्रकार का जुल्म न हो। इसी विवेक और तर्कशीलता के आधार पर वह मानव के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स साहब का जन्म जो है जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स साहब का जन्म जो है सो जर्मनी और एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता या फादर कहिए और माँ दोनों को ही वंशावली में धर्म गुरुओं की एक लंबी कतार रही है, किंतु वे स्वयं लौकिकवादी नास्तिकवादी होते हुए भी नैतिकता में विश्वास करते थे। धार्मिक अंधश्रद्धा के स्थान पर वे तर्कों पर आधारित बुद्धि समता विचारों के कठोर पोषक थे। माने कार्ल मार्क्स साहब जो थे बचपन से ही धार्मिक अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं करते थे। जो धर्म जो कह दिया सो कह दिया, उसी पर विश्वास कर लिया जाए। धर्म जो कह दिया, जो नहीं आज रात है तो दिन हो गया, दिन हो गया तो रात हो गया, शाम है तो सुबह हो गया, सुबह है तो शाम हो गया, इस प्रकार के अंधश्रद्धा बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे तार्किक आधार पर अपने विचार को रखते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। कार्ल मार्क्स की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। पिता के वकालत के पैतृक व्यवसाय को अपनाने के उद्देश्य से उन्होंने कानून की शिक्षा के लिए बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने कानून की शिक्षा के लिए वे बॉन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए, किंतु कानून में रुचि न होने तथा धर्म विरोधी संगठन के परिवर्तनवादी कार्यकलापों में संलग्न हो जाने के कारण उन्होंने कानून का अधूरा अध्ययन छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। माने उन्होंने कानून में रुचि न होने के कारण कानून का पढ़ाई अधूरा छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र विषय पर उन्होंने अपने आप को उन विषयों का अध्ययन किया। यहाँ वे रूढ़िभंजक और बोहीमान बुद्धिजनों के एक ऐसे समूह के संपर्क में आए जो यंग हिगलवादियों के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने हीगल साहब की कृतियों का अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं हीगल साहब की कृतियों का अध्ययन किया। उन पर हीगल साहब की द्वंद्वात्मक चिंतन प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसे ग्रहण भी किया है। कार्ल मार्क्स साहब जो है हीगल के कृति का अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्होंने हीगल साहब की डायलेक्ट्रिक्स यानी द्वंद्वात्मक चिंतन प्रणाली का प्रभाव पड़ा और उन्हें ग्रहण भी किया। किंतु बाद में इसी चिंतन प्रणाली पर आधारित हीगल के द्वंद्वात्मकता आदर्शवाद के स्थान पर उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रतिष्ठित किया। जहाँ हीगल साहब ने समस्त विश्व को मनोजगत माइंड की उपज माना है, इसे पलटकर मार्क्स साहब ने इसे भौतिक यथार्थ मैटर की उपज माना है। मार्क्स साहब के अनुसार मनोजगत की उत्पत्ति भी वस्तुगत यथार्थ मैटर से हुई है। अपने इन विचारों के आधार पर ही मार्क्स साहब ने एक स्थान पर लिखा है कि हीगल साहब सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मैंने कार्ल मार्क्स साहब का जो कृति अध्ययन किए हीगल साहब का, तो उस अध्ययन करने के पश्चात उनको यह महसूस हुआ जो हीगल साहब जो हैं जो सिर के बल खड़ा था और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। शिक्षा समाप्ति के बाद मार्क्स साहब को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक मामूली शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं शिक्षा समाप्त करने के बाद उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन को प्रारंभ किए। किंतु उन्हें इस कार्य को भी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मैंने कार्ल मार्क्स साहब जो शिक्षक थे, तो शिक्षक पर को भी छोड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों ने उनको बाध्य किए। इसके बाद उन्होंने लेखक बनने का मानस बनाया और वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। मैंने शिक्षक छोड़ने के बाद वे खुद लेखन करने लगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने एक उग्रवादी बुर्जुआ अखबार राइनसेटिंग का संपादन किया। मैंने उस समय में अखबार चलता था बुर्जुआ, उनमें राइनसेटिंग का संपादन किया। इस अखबार में उन्होंने तत्कालीन अमानवीय सामाजिक दशाओं पर लेख लिखे। तत्कालीन अमानवीय माने मानवता जिसके अंदर नहीं हो, राक्षस, उसी को अमानवीय कहा जाता है। अमानवीय सामाजिक दशाओं पर लेख लिखे। इन लेखों ने सरकारी क्षेत्रों में खलबली मचा दी। जब ये कार्ल मार्क्स साहब ने अमानवीय सामाजिक दशाओं पर लेख लिखे, तो लेख तो पत्रकारिता में लिखे और पत्रकारिता से प्रकाशन पूरा जो है सो जहाँ रह रहे थे उसके पूरा शहर में हो गया। तो इस तरीक़ा से इस लेख से जो है सरकारी क्षेत्रों में खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने सरकारी नीतियों का इन लेखों में खुल्ला विरोध किया था। इन लेखों में सरकार का कारनामा का या उनको जो गलत लगा उनका उन्होंने खुल्ला विरोध किया था। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रशिया सरकार के दबाव के कारण उन्हें न केवल इस अखबार को बंद करना पड़ा, अपितु अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अपने देश जर्मनी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और वह सन 1843 में पेरिस आ गए। तो जब ये खुला विरोध किए, तो विरोध करने के बाद उन पर बहुत दुश्मन लग गए और दुश्मन लगने के बाद उनको ये अखबार बंद करना पड़ा और बंद करने के बाद वे जर्मनी छोड़कर पेरिस आ गए। लगभग इसी अवधि में मार्क्स साहब ने अपने बचपन की चहेती जेनी वान वेस्टफॉलेन से विवाह कर लिया। जेनी उनके पड़ोस में ही रहती थी। जॉन कार्ल मार्क्स साहब जो है सो अपने बचपन के दोस्त जेनी से शादी कर ली और वह उनके पड़ोस में ही रहती थी, जिसके घर वे अक्सर आया जाया करती थी।
जेनी ने उन्हें आजन्म साथ दिया। वास्तव में पुस्तकें और जेनी दोनों ही मृत्यु पर्यंत तक उनके जीवन साथी बने रहे। जेनी की मृत्यु मार्क्स से 2 वर्ष पूर्व सन 1881 में हो गई। माने मार्क्स साहब की मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व जेनी की मृत्यु हो गई। जेनी के बिछोह पुत्री की 43 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु सन 1882 में और खुद की रुग्णावस्था ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में तोड़ दिया, जिसके कारण वे जर्मनी के अपने अंतिम वर्षों में कुछ भी नहीं लिख पाए। पेरिस में यूरोप के उग्रपंथी आंदोलन के कई बुद्धिजीवियों के संपर्क में और जिसके कारण वे समाजवादी बन गए। इन लोगों में बाकबून पौधो, लुई ब्लॉक तथा हेनरिक हेनी जैसे कवि भी थे। यहीं पर उनकी मुलाकात जर्मनी के एक व्यापारी एवं उद्योगपति के पुत्र फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। माने जर्मनी में ही उनकी मुलाकात एक उद्योगपति के पुत्र फ्रेडरिक एंजिल्स से हुई। यह मुलाकात शीघ्र ही एक आजीवन घनिष्ठ मित्रता में परिणत हो गई। माने उनकी एंजिल्स से जो है सो मित्रता हो गई। एंजिल्स उस समय इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित अपने पिता के कारखाने की देखरेख कर रहे थे। माने एंजिल्स साहब जो थे उस समय में बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और वह इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित अपने पिता के कारखानों की देखरेख कर रहे थे। एंजिल्स साहब ने मार्क्स साहब के एक मानसिक सहयोगी के साथ साथ एक ऐसे उदार माना एवं उपकारक साथी की भूमिका भी अदा की है, जिसने मार्क्स साहब के दुर्दिनों में उन्हें और उनके परिवार के काफ़ी आर्थिक मदद की। एंजिल्स साहब के इस अप्रतिम सहयोग के कारण ही मार्क्स साहब ने अपने बाद के जीवन में अर्थशास्त्र की कुटिल चालों और उसके सामाजिक जीवन के साथ गत्यात्मक संबंधों को समझने में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर शोध कार्यों में जुट गए। पेरिस में भी वे अधिक समय तक नहीं रह पाए। कार्ल मार्क्स साहब जब जर्मनी छोड़कर पेरिस गए तो पेरिस में भी अधिक समय तक नहीं रह पाए। उन्हें सन 1885 में पेरिस से निष्कासित कर दिया गया। 1885 में कार्ल मार्क्स साहब को पेरिस से भी निष्कासित कर दिया गया। इस निष्कासन के बाद वे ब्रुसेल आ गए। यहाँ वे साम्यवादी लोगों के सदस्य बनकर पुनः जर्मनी लौट आए, किंतु आंदोलनकारी कार्यकलापों के कारण उन्हें पुनः देश निकाला दे दिया गया। वे तत्पश्चात लंदन चले आए, जहां वे जीवन के अंत तक रहे। कार्ल मार्क्स साहब जो हैं सो ब्रुसेल आए और ब्रुसेल के बाद वह लंदन चले गए और लंदन में वे अंत तक रहे। मार्क्स साहब का अधिकांश जीवन जो है घोर गरीबी में बीता। इसी गरीबी में राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेते हुए एंजिल्स के साहब के आर्थिक सहयोग से उन्होंने सारा लेखन कार्य किया। उन्होंने एंजिल्स जो उनका मित्र था वह उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं सपोर्ट के कारण उन्होंने सारा लेखन कार्य किया। मार्क्स साहब ने अपने जीवन काल में लगभग 3000 पृष्ठ लिखे, जिनमें अधिकांश में उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और उत्पादन विधि तथा उसकी निष्पत्तियों पर प्रकाश डाला है। उनकी वैचारिक सोच का समस्त खाका उत्पादन विधि, उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन संबंध, अधिसंरचना, अधोसंरचना, वर्ग और वर्ग संघर्ष, अलगाव, वर्ग चेतना, अतिरिक्त मूल जैसी अनेक अवधारणाओं के ताने बाने से बुना है। तो कार्ल मार्क्स साहब का वैचारिक सोच का जो समस्त खाका है, उनका मुख्य पॉइंट ये है। कार्ल मार्क्स साहब का जो वैचारिक सोच का जो समस्त खाका या जिनको पूंजी कहिए, उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला हो गया उत्पादन विधि, दूसरा हो गया उत्पादन शक्तियाँ, तीसरा हो गया उत्पादन संबंध,
चौथा हो गया अधिसंरचना, पाँचवा हो गया अधोसंरचना, छठा हो गया वर्ग और वर्ग संघर्ष, सातवां हो गया अलगाव, आठवां हो गया वर्ग चेतना, नौवां हो गया अतिरिक्त मूल और 10वां जैसे अनेक अवधारणाओं के ताने बाने से बुना हुआ है। मार्क्स को समझने के लिए इन अवधारणाओं के उनके द्वारा लगाए गए अर्थ को समझना आवश्यक है। अर्थ को समझना आवश्यक है। मार्क्स साहब और एंगल्स साहब के सभी विचारों का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक व्यवस्था से उत्पन्न निम्न कामगार वर्ग की अमानवीय दशाओं की पीड़ा के प्रति नैतिक अपमान का घोर भाव रहा है। इन सामाजिक दशाओं में सुधार लाने के प्रति मार्क्स साहब का यह निष्कर्ष था कि समाज की उद्विकासीय प्रक्रिया में राजनीतिक क्रांति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निम्न तबके के लोगों में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए मार्क्स साहब ने सामाजिक संघर्ष और विरोध को समाज का आधार और बदलाव का हथियार बताया। यही समाज के सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत हैं। मार्क्स साहब के विचारों का दूसरा प्रमुख केंद्र बिंदु आर्थिक निर्धारणवाद रहा, अर्थात सभी परिवर्तन सामाजिक दशाओं और यहाँ तक कि स्वयं समाज आर्थिक कारकों पर आधारित है। आर्थिक असमानता के कारण शासक और शासित, बुर्जुआ और सर्वहारा, मालिक और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। यहाँ इनके कहने का अर्थ है कि विभिन्न पॉइंटों को लेकर शासक और शासित, बुर्जुआ और सर्वहारा, मालिक और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि मालिक जो है सो गरीबों का शोषण करते हैं, जो उनका न्यूनतम मजदूरी होता है वो नहीं देते हैं, और उसके बाद गरीब और अमीर और पूंजीपति और मजदूर के बीच जो है सो शोषण होता है, और इसी कारण जो है तो दोनों में जो है सो मतलब संघर्ष उत्पन्न होता है। गरीब और अमीर का नियोजक, पूंजीपति और नियोजित कामगार के बीच इस प्रकार के संघर्ष कामगारों में अलगाव, परायेपन का भाव उत्पन्न करते हैं। कामगारों का यह मनोभाव कि वे सभी समान पीड़ा के शिकार हैं, वे एक सी पीड़ा भोग रहे हैं, उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न करती है, और अंततः यही स्थिति वर्ग संघर्ष और क्रांति को जन्म देती है। कार्ल मार्क्स साहब भी क्रांति के समर्थक थे, और वह भी गरीबों और मजदूरों के हित को लेकर आवाज़ उठाते थे, और इन्हीं लिए इनको आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार के लोग जो हैं सो इनके कीर्ति और इनकी जीवन गाथा को स्मरण ध्यान करते हैं, क्योंकि इन्होंने गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए विभिन्न अवसरों पर आवाज़ उठाई। उन्होंने मजदूरों और गरीबों को अपना अधिकार समझने के लिए प्रेरित किया, जो गरीब और मजदूर जो है वह शोषण का शिकार नहीं हो, वो अपना हक और सुख सुविधा के साथ जी सके। इन सब बिंदुओं को लेकर कार्ल मार्क्स बराबर लड़ते थे, और पत्रकारिता हो, लेखन हो, किस सभी प्रकार के आंदोलनों से वो गरीबों और मजदूरों को हक दिलाते थे। इस प्रकार कार्ल मार्क्स जो है संसार के हर एक कोना में आज उनको याद किया जाता है, और समाजशास्त्र के अंतर्गत तो विशेष रूप से कार्ल मार्क्स को जो है सो प्रमुख स्थान रखा जाता है। और कार्ल मार्क्स साहब जो है सो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वह बड़ा एग्ज़ाम हो, मध्यम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जो है सो उनका लेवल या उनके विचारों को जो है सो विस्तृत कर दिया जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स साहब जो है, काले मार्क्स साहब है, छोटा एग्ज़ाम में उनको बहुत छोटा तरह से पूछा जाता है, मध्यम में उसको बीच से पूछ, और बड़ा है वो तो विस्तृत से पूछा जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स साहब जो है सो समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, मध्यम, बड़ा
छोटा यूपीएससी का, बड़ा हुआ मध्यम हो गया एनटीए नेट का, या लो लेवल का एग्ज़ाम हो गया जैसे टीचर या अथी सब, ये सब एग्ज़ाम सभी के में जो समाजशास्त्र विषय से संबंधित है उसमें कार्ल मार्क्स साहब की कृति और उनकी जीवन गाथा और उनकी पुस्तकों का स्मरण रखना बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। आज के क्लास में कार्ल मार्क्स साहब के प्रति इतना ही। अगले क्लास में और विस्तृत से वर्णन किया जाएगा कार्ल मार्क्स के और कृति का। आज के क्लास में कार्ल मार्क्स साहब के बारे में जो वर्णन किया गया है वो बहुत संक्षिप्त रूप में है। अगले क्लास में कार्ल मार्क्स साहब के और अगले विस्तृत रूप का वर्णन किया जाएगा। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी।